लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 301 की वर्तमान स्थिति पे, यानी संपत्ति का अधिकार आज वर्तमान दशा में हमें किस रूप में प्राप्त है। नॉर्मली बोलते समय आपके बोलने से ऐसा भाव आता है मानो फंडामेंटल राइट के तौर पे संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, तो अब संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। यद्यपि आप भी यही कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार अभी भी है वो, लेकिन बोलने से जो टोन आती है वो टोन ऐसी प्रतीत होती है कि मानो आज की डेट पर संपत्ति का कोई अधिकार नहीं, जबकि कोई फर्क आज की तिथि पर है ये कह पाना मुश्किल होगा। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली दशा और आज की दशा में कोई विशेष अंतर आया है। स्थिति कोई भी हो, अल्टीमेटली कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये तो नहीं बन सकता, और जो संवैधानिक अधिकार के तौर पर वो मौजूद है, तो आप किसी की भी संपत्ति बिना कानून के ले कैसे लेंगे? ये तो हो ही नहीं पाएगा। पहले जो स्थिति थी बस इतना ही अंतर था कि अगर आपके संपत्ति के अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो आप स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट ये जा सकते थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। आज आप स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बस इतना ही अंतर तो है। बाकी वो फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे नटशेल में देखें तो क्या अंतर है। आज भी अगर किसी ने संपत्ति किसी ने मीनिंग देयर बाय स्टेट की बात चल रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं चल रही है, क्योंकि इंडिविजुअल अगर किसी की संपत्ति पर कोई कब्जा करेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके लिए दीवानी न्यायालय, देश की सामान्य विधि वो उपलब्ध है, उसके अंतर्गत उपचार वो प्राप्त किया जाएगा। हां, स्टेट की बात अलग है। स्टेट किसी की संपत्ति पर कब्जा करेगा तब तो फिर देश की सामान्य विधि जो उपलब्ध है, लेकिन स्टेट अधिग्रहण कर रहा है, कब्जा नहीं कर रहा, स्टेट अधिग्रहण कर रहा है। यह संपत्ति को किसी अन्य ढंग से अपने कब्जे में ले रहा है, और संपत्ति इसकी डेफिनेशन ये पूर्व से स्पष्ट है कि संपत्ति का अर्थ होगा वो विषय वस्तु जिस पर सांपत्तिक अधिकारों का प्रयोग होता है, और संपत्ति उन अधिकारों को भी मानेंगे जिनका प्रयोग किया जा रहा है। वो अधिकार उपभोग का अधिकार, अंतरण का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार, ठीक है, यह संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों को लेने के अधिकार के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। जो सांपत्तिक अधिकार हैं उन्हें भी संपत्ति हम मानेंगे ही मानेंगे। तो स्टेट अगर संपत्ति ले रहा है आपकी, तो क्या होना चाहिए? क्योंकि स्टेट संपत्ति नहीं ले सकता यह माना नहीं जा सकता, क्योंकि स्टेट के पास एक एमिनेंट डोमेन है, उसका एक प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है, और वो प्रत्येक स्टेट यानी प्रत्येक संप्रभु राज्य उसे प्राप्त है, और उस संप्रभु राज्य को प्राप्त इस एमिनेंट डोमेन के अधिकार के नाते स्टेट किसी की भी संपत्ति उसकी सहमति के बिना और सहमति नहीं कहना चाहिए, उसकी सम्मति के बिना
क्योंकि कई बार आपसे चर्चा हुई कि सहमति और सम्मति इसके बीच अंतर है। तो उसकी सम्मति के बिना लोक उद्देश्य से प्रतिकर के भुगतान की शर्त पर प्राप्त कर सकता है, यह राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है। लेकिन इसमें शर्तें हैं। पब्लिक पर्पस यह होना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये सारी शर्तें। इसका मतलब राज्य यूं ही अपने नागरिकों की संपत्ति नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि राज्य का जन्म ही नागरिकों की संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए हुआ। कोई भी चीज अपने अस्तित्व की संकल्पना के विरुद्ध काम नहीं कर सकती। ठीक है, प्रत्येक दुनिया में कोई भी चीज हो, उसके अस्तित्व में रहने के लिए कोई एक विशेष काम है, ठीक है, जिसे करने के लिए उस चीज का जन्म हुआ। अगर वो उसी चीज काम को ना करे तो वो चीज नहीं हो सकती। पिता वो नहीं है जो संरक्षण न करे। पिता का काम ही है संरक्षण करना। ठीक है, तो स्टेट, इसका जन्म चूंकि नागरिकों के संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए हुआ, इसलिए ये तो कल्पना ही नहीं हो सकती कि स्टेट नागरिक का अधिकार, जो नागरिक की संपत्ति है, वो यूं ही उससे छीन लेगा। ये तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए दुनिया के सारे देशों में एमिनेंट डोमेन ये प्राप्त है, प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार संप्रभु को प्राप्त है। किंतु उस संप्रभु क्षेत्राधिकार का उपयोग ये किस प्रकार होगा, ये वहां की विधिक व्यवस्थाओं में, इन संबंधित देशों की विधिक व्यवस्थाओं में निश्चित किया गया कि इसी प्रकार से इस एमिनेंट डोमेन का इस्तेमाल होगा। हमारे यहां भी जब संविधान प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक वो व्यवस्था कायम है। हां, उस व्यवस्था में बदलाव जरूर आए। अच्छा, चलिए ऐसे आ जाइए। अगर मानिए देश की विधिक व्यवस्था, ये देश की व्यवस्था जिस डॉक्यूमेंट से संचालित होती है, उस डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा है कि स्टेट अपने एमिनेंट डोमेन का प्रयोग कर सकेगा, तो भी स्टेट अपने एमिनेंट डोमेन का प्रयोग कर तो सकेगा ही। भाई ये कैसे हो सकता है? अगर हम ये न कहें कि पिता अपने संरक्षण के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, और जब वो संरक्षण के अधिकार का प्रयोग करेगा तो कई बार आप पर सीमाएं यह अधिरोपित कर देगा। हमेशा आपका संरक्षण वो आपकी मर्जी के मुताबिक ही नहीं करेगा। कई बार संरक्षण का तरीका ऐसा भी होगा जो आपको कष्ट देगा। वो कहेगा रात में नहीं जाओगे, ठीक है, इतने बजे घर आना ही होगा, आप अमुक चीजें नहीं खा पी सकते हैं, ठीक है। तो संरक्षण हमेशा आपकी मर्जी के अनुरूप होगा, ये जरूरी नहीं है। तो संरक्षण ये हक है उसका। तो एमिनेंट डोमेन की शक्ति, इसका प्रयोग, ये संप्रभु का हक है। विधिक व्यवस्था में, यानी विधिक व्यवस्था के संचालन है तो जिस दस्तावेज का निर्माण हुआ, जिसे संविधान कहा जाता है, उसमें वो लिखा है नहीं लिखा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार रहेगा राज्य को, एमिनेंट डोमेन रहेगा, क्योंकि वो संप्रभुता का लक्षण है। उसके बिना संप्रभुता की कल्पना नहीं हो सकती। हां, ये ठीक है कि दुनिया की सभी विधिक व्यवस्थाओं में सामान्यतः वो लिख दिया जाता है, सामान्यतः वो लिख दिया जाता है, लेकिन न लिखा जाए तो क्या एमिनेंट डोमेन नहीं रहेगा? ठीक है, तब भी तो रहेगा। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि आप इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दें कि संपत्ति का अधिकार समाप्त है। इवन 301 न भी हो, न हो 301,
तो भी राज्य को यह हक रहेगा कि वो अपने प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार यानी एमिनेंट डोमेन के अंतर्गत आपकी संपत्ति ले ले। लेकिन फिर पिता अपने संरक्षण के अधिकार का प्रयोग करेगा तो संरक्षण के लिए करेगा ना, आपको तंग करने के लिए तो नहीं करेगा। ठीक है, आपको तंग करने के लिए अगर संरक्षण के अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो संरक्षण नहीं कर रहा है बल्कि तंग कर रहा है, यही कहा जाएगा। तो अगर राज्य एमिनेंट डोमेन के अधिकार का प्रयोग करेगा तो एमिनेंट डोमेन के अधिकार का प्रयोग जैसे होता है वैसे ही तो करोगे कि नागरिकों की संपत्ति ऐसे छीन लोगे? ऐसे कैसे छीन लोगे? राहुल गांधी पिछले चुनाव में बता रहे थे कि हम कानून लाएंगे और सबकी संपत्ति ले लेंगे, ऐसे कैसे ले लोगे भाई? ठीक है, कोई राजा जब हो इस देश के कि आओगे सब संपत्ति ले लोगे, वाह वाह वाह, ऐसे कैसे ले लोगे? ठीक है, तो एमिनेंट डोमेन इसका अधिकार रहेगा राज्य को, भले ही वो लिखा है नहीं लिखा, इससे मतलब क्या है? हां ठीक है, नहीं लिखा है तो भी आप प्रयोग करोगे तो उन्हीं मर्यादाओं और सीमाओं के अधीन, और लिखा है तो भी प्रयोग करोगे तो उन्हीं सीमाओं और मर्यादाओं के अधीन। ये बेसिक बात है जिसे दिमाग में रख लेना चाहिए। संपत्ति का अधिकार समाप्त है, आप ऐसे बोलते हैं मानो अब तो लूट मच जाएगी, राज्य जब चाहे लूट ले आपकी संपत्ति। ये नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम विश्लेषण में जाएंगे, देखने से ऑस्टेंसिएबली यानी देखने से फर्क लगता है कि साहब 31 से वो सॉरी 31(1), 31(2), 31(3), 4, 5 सब समाप्त कर दिया और 300A ले आए 20 जून 1979 को। लेकिन प्रभाव नटशेल में देखें तो क्या हुआ? नटशेल में तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही हुआ कि पहले अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट को जा सकते थे, अब स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते। अब पहले आपको अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और वहां से अगर संतोष नहीं मिला तो एसएलपी आप फाइल कर सकते हैं। और अगर हाईकोर्ट ने स्वयं समझा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के योग्य है तो वो अनुच्छेद 132, 133 में उठा करके आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। उस सर्टिफिकेट के आधार पर, हालांकि सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है आपकी बात सुनने को ही, क्योंकि क्या पता हाईकोर्ट ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया हो, देने लायक ही ना हो। लेकिन फिर भी संभावना इस बात की बढ़ती है कि सुप्रीम कोर्ट आपको अनुमति दे देगा सर्टिफिकेट के आधार पर, क्योंकि उच्च न्यायालय में भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़े नादान से लोग बैठते हैं, उन्हें भी समझ तो होती ही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, बस इतना ही तो हुआ। और क्या हो गया? और क्या हुआ? और तो कुछ भी ना हुआ। आज भी आप संपत्ति का अधिकार किसी से लाके प्राधिकार के बिना नहीं छीन सकते। आज भी स्थिति यही है। 300 यही तो कह रहा है और बड़े जोरदार शब्दों में कह रहा है, बड़े जोरदार शब्दों में। उसने कहा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उससे विधि के प्राधिकार से ही ली जाएगी, अन्यथा नहीं। बड़े जोरदार शब्दों में कहा किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित, और वंचित शब्द इसे आप अधिग्रहण, अध्यपेक्षा यहीं तक सीमित नहीं रख सकते। ठीक है, अधिग्रहण या अध्यपेक्षा के अतिरिक्त संपत्ति से किसी भी प्रकार से अस्थायी या स्थायी तौर पर वंचित किया जाना, यह वंचन के अंतर्गत आता है। ये कल भी बात की, उससे पहले भी बात की, लगातार बात कर। मीनिंग देयर भाई, अगर आप वंचित करना चाहते हो तो विधि के प्राधिकार से। अब विधि के प्राधिकार से तो हर बात कानून में स्पेसिफिकली नहीं कही जाती, कुछ बातें इनहेरेंट होती हैं, तो विधि के प्राधिकार से ही आप ले सकते हैं। मीनिंग देयर भाई, कार्यपालिकी शक्ति के आधार पर नहीं ले सकते। नीति में आ गया।
ठीक है ना। सरकार की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है उसके अंतर्गत वो आपकी संपत्ति नहीं ले सकते। जैसे इस समय दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तो कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत वो ये कर सकते हैं कि मकान खाली करो, हम देखेंगे यहां, ठीक है, ये कार्यपालिकी शक्ति में हो सकता है। लेकिन लेना है तब फिर कानून चाहिए, कोई कानून हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, कुछ हो, कोई कानून चाहिए, उसके अंतर्गत ही काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जब उसने कहते हैं विधि के प्राधिकार से ही ली जाएगी, मीनिंग देयर बाय कार्यपालिकी शक्ति के आधार पर नहीं ली जाएगी, ये इसमें लिखा है। और अगर न भी लिखा हो, ऐसे आ जाइए, आपको चीजों को असल में है क्या, ये संविधान लिख दिया गया, ऐसा भी हो सकता था न लिखा जाता। दुनिया के सब देशों में संविधान लिखे ही नहीं है, और लिखित रूप में जो कुछ उपलब्ध होता है वो अलिखित के सबूत के तौर पर देने के काम आता है। मीनिंग देयर बाय जब ये कहा जाए कि संविधान ये है या नहीं, इसे साबित करने की जरूरत हो, तब ये लिखित प्रस्तुत किया जाता है, देखो इसमें ये लिखा है। लिखा सिर्फ इसी उद्देश्य से जाता है, अदरवाइज चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। संविदा होती है पक्षकारों के बीच प्रथम, फिर वो लिखी जाती है, ठीक है ना, फिर वो लिखी जाती है। जब तक होगी नहीं तब तक कुछ नहीं लिखा जा सकता है। और लिखी इसीलिए जाती कि संविदा के तात्विक निबंधनों पर कभी जब पक्षकारों में असहमति हो जाए तो यह साबित किया जा सके कि इन एक्चुअल निबंधन क्या थे। चीजों को लेखबद्ध विषय वस्तु का सबूत उपलब्ध कराने के प्रयोजन से किया जाता है। विषय वस्तुएं लिखने से उत्पन्न नहीं होती, तो संविधान में यह न लिखा हो कि विधि के प्राधिकार से ही लिया जाएगा, तो भी पीछे हम लोग पढ़कर आए 255, 256, 257, 258 की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग सरकार नागरिकों के अधिकारों के समर्थन में तो कर सकती है, नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से उन्हें, ठीक है, देने के लिए कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग हो सकता है। लेकिन नागरिकों के अधिकारों के विपरीत अगर सरकार को कोई फैसला लेना है तो फिर कानून का प्राधिकार चाहिए, ठीक है। आपके हितों के विपरीत जब पिता को कोई फैसला लेना हो तो मतलब आपके हितों के विपरीत, मीनिंग देयर बाय ऐसा जो आपको कष्ट देगा, अल्टीमेटली आपके हित में ही होगा, क्योंकि सरकार जमीन लेके अपने घर थोड़ी चली जाएगी। ऐसी बेवकूफी की बातें फेसबुक पे लोग लिखते रहते हैं ना कि टैक्स लगा दिया, टैक्स आएगा पैसा को वो अपने घर लेके चले जाएंगे। वो टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो तो बजट में सामने आएगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इतना ये होगा, इतने खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके संरक्षण के लिए ऐसा कोई फैसला पिता लेना चाहता है जो आपको पसंद नहीं आएगा या जो आपकी स्वतंत्रताओं पर लगाम लगाएगा, तो अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके ही वो निर्णय लिए जाते हैं। यही स्थिति यहां है। हमने आपसे कई बार कहा जो तत्व में है वो ब्रह्मांड में है, जो परिवार को चलाने के सिद्धांत है वही राष्ट्र को चलाने के सिद्धांत है। तो कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत राज्य क्या कर सकता है, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम कर सकता है, उनके नागरिकों के विपरीत फैसला नहीं ले सकता। इसलिए अगर यहां ये न भी लिखा हो 300A में कि विधि के प्राधिकार से ही ली जाएगी अन्यथा नहीं, तो भी ऐसा ही रहेगा। तो लिखा क्यों, लिखने की जरूरत, लिखा इसीलिए क्योंकि मूर्ख अधिक है या धूर्त अधिक है। मूर्ख होगा तो ये कह देगा कि हमारे यहां तो यही नहीं, और धूर्त होगा तो भी यही कहेगा, तो भी यही कहेगा। जितने अभी आएंगे आपातकाल में हम लोग फंडामेंटल राइट की स्थिति देखेंगे तो जस्टिस बेग कहेंगे कि अनुच्छेद 21 से, ठीक है, ये बात भारत में आती है कि विधि की प्रक्रिया से ही किसी
कि प्राणोदयिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और चूंकि 21 सस्पेंड है, इसलिए यह बात हिंदुस्तान में चली नहीं सकती इस समय नहीं चल सकती कि विधि की प्रक्रिया से ही प्राणोदयिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा। इस समय तो सरकार जिसे चाहे जो कुछ करे, जिसे चाहे बंद कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते। दिस विल बी द स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस बेग। ये स्टेटमेंट अपने में किसी न्यायाधीश का स्टेटमेंट नहीं लगता, ये बात ही गलत है कि ये संविधान में लिखा गया इसलिए, अरे ये व्यवस्था का पहला सिद्धांत है। अगर ये नहीं है तो फिर व्यवस्था है ही नहीं, फिर तो गुंडों का शासन है, डकैतों का शासन है, फिर तो स्थिति ये है। जैसे अभी आएगा कि कानून युक्ति संगत होना चाहिए, तो 14 कहता है भारत के संविधान में, और चूंकि 14 और 19 सस्पेंड कर दिए प्रॉपर्टी लॉस के संबंध में, 31 से 31 से, इसलिए साहब यहां प्रॉपर्टी लेने के लिए कैसा भी कानून बना दिया जाए, सब ठीक ही है। ये तर्क आएगा, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। हालांकि माना नहीं जाएगा ये भी ठीक है, लेकिन जिस ढंग से माना नहीं जाएगा वो ढंग ये नहीं है कि माना नहीं जाएगा। देखेंगे कैसे कैसे नहीं माना जाएगा और कैसे माना जाएगा, दोनों बातें देखेंगे। लेकिन फिलहाल बात इतनी है कि आप कार्यपालिकी शक्ति के आधार पर नहीं ले सकते, यहां लिखा हो यहां ना लिखा हो, ठीक है ना, लेकिन ले सकते हैं, इतना तय है, ठीक है ना, ले सकते हैं, इतना तय है। कैसे? कानून के प्राधिकार से। तो सवाल पैदा होता है कानून कैसा हो, ठीक है ना, कानून कैसा हो, यह सवाल पैदा होता है। अब सबसे पहले कल हमने बात की थी कि जरा कानून बनाने की शक्ति संपत्ति के संबंध में विधायिका को भारत के संविधान में कहां कहां प्राप्त है, यह देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कि कहां कहां प्राप्त है। एक बार इस पर निगाह डाल देते हैं कि भारत के संविधान में नदी हो तब भी रहेगी, उन्हें तब भी रहेगी, लेकिन चूंकि दी है इसलिए उस पर निगाह डाल लेना ठीक रहेगा। तो आपसे चर्चा हुई थी कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति तो कहां दी? संवर्ती सूची एंट्री नंबर 42। एमिनेंट डोमेन की शक्ति वहां है संवर्ती सूची में, क्योंकि रिक्विजिशन एक्विजिशन दोनों वहां किए जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं रिक्विजिशन एक्विजिशन के अलावा भी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है व्यक्ति को। तो वो शक्तियां कहां है? जैसे एंट्री नंबर 18 है, ठीक है ना, राज्य सूची में जो भूमि, कृषि योग्य भूमि के संबंध में विधायन की शक्ति आपका स्टेट लेजिस्लेचर को देती है। और सब छोड़ दो तो रेज्यूडरी पावर्स तो ही है, ठीक है, अवशेषी शक्तियां तो ही हैं, तीनों में कहीं नहीं है तो संसद को है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि आप यह नहीं कह सकते कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति एंट्री नंबर 42 में सिर्फ वही शक्ति है, इसके अलावा भी राज्य की विधायिका और संसद को तो अबाध रूप से, ठीक है, अबाध रूप से मीनिंग दरबाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होती हैं, मर्यादाएं होती हैं संवैधानिक, उनके अधीन रहते हुए हर विषय पर कानून बनाने की शक्ति अवशिष्ट विषयों में प्राप्त है। इसका मतलब यह हो गया कि संसद को कानून बनाने की शक्ति संपत्ति के सहित किसी भी विषय पर, और राज्य सूची और संवर्ती सूची में एमिनेंट डोमेन और कृषि योग्य भूमि से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होने के कारण से राज्य की विधायिकाओं को भी संपत्ति के संबंध में इनेक्टमेंट करने का हक है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि कह रहे ना विधि के प्राधिकार से ही ली जाएगी, तो विधि का प्राधिकार यानी विधि बनाने का हक तो संबंधित विधायिकाओं को होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। तो हिंदुस्तान के संविधान में जब विधायी शक्तियों की ओर हम दृष्टि डालते हैं तो वो मौजूद है। आपने 31(2) खत्म किया,
ठीक है, क्योंकि 31-1 जैसा था वही 300 है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही तो हुआ, आपने 31-2 जो कंपनसेशन की बात करता था उसको समाप्त कर दिया। 31-3, 4, 5 वो सप्लीमेंटल थे, ठीक है, तो उनको समाप्त करने का कोई बहुत प्रभाव हुआ नहीं। 31A, B, C आज भी मौजूद है, ये पोजीशन उभर रही है। तो जब 31-2 खत्म हो गया, ठीक है, 31-2 खत्म हो गया, जो कंपनसेशन की बात करता था, कंपनसेशन की बात करता था, तो अब दो व्यू सामने हो सकते हैं। एक, 31-2 खत्म हो गया, ठीक है ना, 31-2 खत्म हो गया, ठीक, जो कंपनसेशन की बात करता था, लेकिन एमिनेंट डोमेन की शक्ति आज भी एंट्री नंबर 42 के आधार पर, ठीक है ना, संसद और राज्य की विधायिकाओं को प्राप्त है। एमिनेंट डोमेन की शक्ति आज भी प्राप्त है, ठीक है ना। हां, एमिनेंट डोमेन में या एमिनेंट डोमेन की शक्ति के प्रयोग के लिए कंपनसेशन के भुगतान की जो शर्त, ठीक है, मानी जाती है, यानी एमिनेंट डोमेन की शक्ति के प्रयोग के साथ दो चीजें जरूरी मानते हैं। एक, कानून बनाने का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? फॉर द पब्लिक पर्पज, यू कैन एक्वायर द लैंड ऑफ एनीबडी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, बट फॉर पब्लिक पर्पज, ठीक है ना, एंड ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है ना, ये स्थिति है ना। तो जब 31-2 समाप्त, 31-2 समाप्त, तो अब दो बातें कही जा सकती हैं, ठीक है ना, दो बातें बोली जा सकती हैं। एक कि चूंकि 31-2 खत्म हो गया, लेकिन लेकिन एंट्री नंबर 42 संवर्ती सूची की आज भी मौजूद है, जो एक्विजिशन या रिक्विजिशन कंपल्सरीली, ठीक है, आवश्यक अधिग्रहण, आवश्यक एक्विजिशन और रिक्विजिशन की शक्ति संसद और राज्य की विधायिकाओं को देती है, वो आज भी मौजूद है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति आज भी संसद को प्राप्त है। लेकिन चूंकि एमिनेंट डोमेन की शक्ति जो हिंदुस्तान में दी गई थी वो एंट्री नंबर 42 में दी, और उसमें जो पब्लिक पर्पज या कंपनसेशन से संबंधित शर्तें थी वो 31-2 में शामिल की थी, और 31-2 खत्म हो गया, ठीक है, 31-2 खत्म हो गया। इसलिए हिंदुस्तान में एमिनेंट डोमेन की शक्ति का उपयोग अगर होगा तो अब कंपनसेशन की शर्त नहीं रहेगी, ठीक है, और पब्लिक पर्पस की शर्त भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। चूंकि 31-2 खत्म, ठीक है, 31-2 खत्म, इसलिए कंपनसेशन की शर्त नहीं हो सकती और पब्लिक पर्पस की शर्त नहीं हो सकती। एक तर्क यह हो सकता है, ठीक है। दूसरा तर्क यह हो सकता है कि 31-2 खत्म हो गया, लेकिन चूंकि एंट्री नंबर 42 मौजूद है और वो एमिनेंट डोमेन की बात करती है, इसलिए एमिनेंट डोमेन के प्रयोग के लिए जितनी आवश्यक शर्तें हैं सब एंट्री नंबर 42 में शामिल मानी जाएंगी, और एंट्री नंबर 42 की शक्ति का उपयोग जब भी आप करेंगे तो एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग जिन मर्यादाओं के अधीन होता है उन्हीं मर्यादाओं के अधीन आप एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह तर्क वैसा ही है कि पिता जब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो संरक्षण के लिए ही करेगा। यह पिता की शक्तियों के उपयोग की प्राथमिक शर्त है, प्राथमिक शर्त है, ठीक है। भले ही घर के लोगों ने यह लिख के दे दिया हो कि तुम जो चाहो तो करो, ठीक है, भले ही 31-2 हट गया, हट जाए, लेकिन आज भी अगर आप एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग करोगे
तो एमिनेंट डोमेन की शक्तियों का प्रयोग जिन मर्यादाओं के अधीन होता है उन्हीं मर्यादाओं के अधीन करोगे। ठीक है, एक बात यह हो सकती है। और दूसरी बात यह हो सकती है, दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति हिंदुस्तान में बटी हुई थी। ठीक है ना, एमिनेंट डोमेन के शक्ति प्रयोग के लिए जो एंट्री थी, ठीक है, वो 42 थी और 31-2 पार्टली एमिनेंट डोमेन की शक्ति के प्रयोग के अवसर आने पर पब्लिक पर्पस और कंपनसेशन की बात अपने में निहित करता था। और चूंकि 31-2 खत्म हो गया तो आज की डेट पर एंट्री नंबर 42 है जो एमिनेंट डोमेन की शक्ति के प्रयोग का हक देती है और कंपनसेशन और पब्लिक पर्पस वाली बात खत्म। तो अब स्टेट जैसे चाहे आपकी संपत्ति ले सकता है विदाउट पेइंग ए सिंगल रुपी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, ये दो व्यू हो सकते हैं। अब सवाल है कि वर्तमान जुडिशियरी ने कौन सा व्यू अपनाया, ये देखना है। ठीक है, तो इस पर जब हम बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है ये देता है कि जो कोर्ट है वो इस व्यू के साथ गया है कि चूंकि एमिनेंट डोमेन के द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसके प्रयोग का हक संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 42 इसके द्वारा दिया गया और कंपनसेशन के भुगतान की जो शर्त रखी गई थी और पब्लिक पर्पस की वो 31-2 के द्वारा रखी गई थी और 31-2 खत्म। इसलिए आज की तिथि पर कंपनसेशन के बिना भी संपत्ति ली जा सकती है। कोर्ट इस व्यू के साथ गया। क्यों गया? इस व्यू के साथ नहीं गया जो दूसरा व्यू है कि चूंकि प्रविष्टि संख्या 42 मौजूद है और वो एमिनेंट डोमेन की शक्ति के प्रयोग की बात करती है, इसलिए जब भी आप एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भले ही 31-2 हट गया हो, उसका मतलब ही नहीं। आप एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग जिन सब मर्यादाओं के अधीन होता है उन्हीं मर्यादाओं के अधीन आप करेंगे, यानी कंपनसेशन देंगे। इस व्यू के साथ नहीं गया कोर्ट। क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि दो बातें हो जाती हैं। अगर वो इस व्यू के साथ जाते हैं कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग आप करेंगे तो उन्हीं मर्यादाओं के अधीन करेंगे जिन मर्यादाओं के अधीन वो शक्ति प्रयोग होती है, तो स्थिति यह बनती कि एक तो जितने अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल, उन सबका कोई मतलब बचता ही नहीं उसके बाद। ठीक है ना भाई, उसके बाद क्या मतलब बचा? फिर तो 31 से गया, लिखे रहो 31 से, 31B 31C में कुछ भी। ठीक है ना, हटा दो 31-2, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो वो सारी कवायद फेल हो जाती है। ठीक है, और वही बात है कि गलत हो सही हो जैसा भी हो, व्यवस्था को नष्ट कर देना ही ठीक नहीं होता। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि ये तो बेकार हो गई व्यवस्था, इसे हटा देना चाहिए। अच्छा फिर क्या ले आए ये बताओ। जब तक यह तय नहीं होता कि कुछ और इससे बेहतर मिल सकता है तब तक जो है वो भी हटा दें, तो क्या अव्यवस्था पैदा कर दें? तो जो कुछ है जैसा है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है ना, तो एक तो सबसे पहले जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए 31-2 को हटाना और ये सारी चीजें, वो सब निरर्थक हो जाता है अगर ये कह दें कि साहब एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग चूंकि प्रविष्टि संख्या 42 के आधार पर होता है, इसलिए एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग आप जब भी करेंगे तो उन्हीं मर्यादाओं के अधीन करेंगे जिन मर्यादाओं के अधीन एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात आप कंपनसेशन देंगे। अगर ये बात नहीं आए तो 31-2 हटाने का प्रभाव ही क्या रहा, मतलब ही क्या रहा? कुछ नहीं। और फिर
एंट्री नंबर 42 की शक्ति क्या है, इसकी व्याख्या दोबारा से करनी पड़ जाएगी। एक बात ये होगी, ठीक है, और इसका कोई लाभ भी नहीं होगा अगर ये कह भी दें, चलो कह दें कि चूंकि एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग आप कर रहे हो तो उन्हीं मर्यादाओं के अधीन करोगे जिन मर्यादाओं के अधीन वो शक्ति का प्रयोग होता है, और इसलिए आप कंपनसेशन देंगे। अगर ये कह भी दें तो कुछ होता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता कि संपत्ति से वंचित व्यक्ति को सिर्फ एक्विजिशन और रिक्विजिशन के माध्यम से ही नहीं किया जाता, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और वो बहुत सारे तरीके या तो राज्य सूची की एंट्री नंबर 18 मिल जाएंगे, कृषि योग्य भूमि, ठीक है, चलो वहां हटा दो, रेजुडरी पावर तो है, हम एंट्री नंबर 42 में शक्ति का प्रयोग करेंगे ही नहीं, यानी एक्विजिशन रिक्विजिशन करेंगे ही नहीं, और अन्य ढंग से तुम्हें संपत्ति से वंचित कर देंगे। 99 साल का पट्टा हो, 100 साल का पट्टा, ये करेंगे, तब तुम क्या कर लोगे? तब तो नहीं कह पाओगे कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए कोर्ट ने यह बात, इस रास्ते को छोड़ दिया, और देखने में जो बात भद्दी लग रही है उस रास्ते को अपनाया, और ये कहा कुछ नहीं, 31 तो खत्म, इसलिए विदाउट कंपनसेशन प्रॉपर्टी ली जा सकती है, ठीक है, ये कहा। लेकिन ठीक है, आगे उन्होंने कहना शुरू किया कि अनुच्छेद 300A ये कहता है कि विधि के प्राधिकार से ही ली जाएगी, अन्यथा नहीं। तो फिर कानून ये कैसा होना चाहिए? विधि, हर चीज को विधि तो नहीं कह देंगे, हर बात को कानून तो नहीं कह देंगे, कानून की खुद में कोई डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन कल लास्ट आवर्स में, लास्ट मिनट्स में हमने आपके सामने रखी थी। यानी 3-4 बातें हो सकती हैं कानून के संबंध में, आप कानून के प्राधिकार से लेंगे ना, अन्यथा नहीं। हटा दो 31(1), हटा दो 31(2), सब हटा दो, आप कानून के प्राधिकार से लेंगे, इतना तो तय है। तो कानून क्या है, इस पर बात शुरू हुई, ठीक है। मुकदमा जिल्लू भाई 1995 सुप्रीम कोर्ट है, जिल्लू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात हो, यूनियन ऑफ इंडिया हो, डाल के देख ली है। हाँ, तो जो है ये मुकदमा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताना शुरू किया कि कानून, इसका क्या अर्थ है, ठीक है ना, अनुच्छेद 300A में, क्योंकि कानून के मुताबिक ली जाएगी, अन्यथा नहीं। तो कानून के मुताबिक ली जाएगी, अन्यथा नहीं। इसमें उन्होंने कहा कि पहली चीज, यहां कानून का अर्थ है या तो राज्य की विधायिका का कोई कानून हो, या सेंट्रल लेजिस्लेचर का कोई कानून हो, या किसी कानून के अंतर्गत प्रदत्त प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति के आधार पर किसी प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया कोई नियम हो जो विधि का प्रभाव रखता हो। आपको विधायन और प्रत्यायोजित विधायन कभी तो हमने बताए ही होंगे कि विधायन की शक्ति विधायिकाओं को रहती है, और चूंकि वो व्यस्त होती हैं, ठीक है, कई बार तकनीकी विषयों पर उनके सदस्यों को ज्ञान भी नहीं होता, ठीक है, इसलिए विधायन की सामान्य नीति तय करने के उपरांत शेष बातों के लिए विधायन की शक्ति वो किसी एक्सपर्ट बॉडी को दे देती हैं, और सामान्य तौर पर यह सरकार होती है, लेकिन हमेशा सरकार नहीं होती। जैसे एडवोकेट के संबंध में उन्होंने बार काउंसिल को दे दी शक्ति, ठीक है, डॉक्टरों के संबंध में मेडिकल काउंसिल को दे दी, लेकिन हमेशा सरकार ही होगी ऐसा नहीं होता। और फिर वो बॉडी जब कोई कानून बनाती है तो उस कानून को नियम कहा जाता है, एक्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि वो प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर संबंधित प्राधिकारी ने बनाया होता है, विधायिका ने नहीं, इसलिए उसे कानून नहीं कहते, वो तो नियम कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि यहां अनुच्छेद 300A में जो लिखा है कानून शब्द, इसका अर्थ है कि कानून या तो स्टेट लेजिस्लेचर का हो, या सेंट्रल लेजिस्लेचर का हो, या प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति संबंधित विधायिका ने किसी प्राधिकारी को दी हो, उस प्राधिकारी ने
अपने को प्राप्त प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति के आधार पर विधि का प्रभाव रखने वाला कोई नियम बनाया हो, उसके आधार पर प्रॉपर्टी ली जाएगी। पहली चीज ये हुई। दूसरी बात, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट न तो अनुच्छेद 31(2) की बात कर रहा, न एंट्री नंबर 42 की बात कर रहा, कुछ नहीं कह रहा है। वो सिर्फ अनुच्छेद 300A में प्रयुक्त कानून शब्द की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 300 किसी एंट्री का, किसी आर्टिकल का संदर्भ ले ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 300A में ये जो कहा कानून, ये कानून कैसा हो इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, अनुच्छेद संविधान संशोधन की शक्ति कहां से आती है? अनुच्छेद 368 से ही। क्यों? क्योंकि ये गोलकनाथ और केशवानंद भारती जब उस पर बात करेंगे तो देखेंगे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, 24वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 368 में सिर्फ लिखा था संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। शक्ति शब्द बाद में लिखा गया 24वें संविधान संशोधन से। पहले केवल इतना लिखा था प्रक्रिया, और इसी आधार पर गोलकनाथ में तर्क पकड़ा जाएगा। यह कहा जाएगा कि संविधान के संशोधन की शक्ति आखिर है कहां? वहां तो केवल प्रक्रिया दी है, और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि चूंकि शक्ति वहां नहीं दी गई अनुच्छेद 368 में, इसलिए ढूंढना पड़ेगा शक्ति कहां है। वहां तो सिर्फ प्रक्रिया दी है। तो ढूंढते ढूंढते एक गोपालन में, वो सॉरी गोलकनाथ में ये कहा जाएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि जब कहीं नहीं है पूरे संविधान में, केवल प्रक्रिया दी है 368 में, तो ये अवशिष्ट शक्ति ये मानी जाएगी, और संविधान के संशोधन का विषय अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत माना जाएगा, और संसद अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 248 द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर संविधान का संशोधन करती है। और चूंकि 248 की शक्ति विधायी शक्ति है, वो संविधायी शक्ति नहीं है, इसलिए संसद संविधान का ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट है। और इस बात से बाहर आने के लिए 24वां संविधान संशोधन होगा, और उसमें वहां लिख दिया जाएगा संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। शक्ति शब्द अनुच्छेद 368 में जोड़ देंगे, और इसका परीक्षण केशवानंद भारती में होगा। केशवानंद भारती में जो चैलेंज मिला था 24th और 25th दोनों को मिला था, और कोर्ट ये कहेगा कि संविधान के संशोधन की शक्ति हमेशा से 368 में ही थी। वो कहेंगे हमेशा से 368 में थी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बस अभिव्यक्त रूप से उस बात को लिखा गया है और कुछ भी नहीं, ये बात कही जाएगी। तो यही बात यहां चल रही है कि अनुच्छेद 300A में जो लॉ शब्द लिखा गया है, कानून शब्द लिखा गया, इस कानून को हम व्याख्यायित कर रहे हैं। ठीक है, इस कानून को ही बिना किसी संविधान के अन्य प्रावधान का सहारा लिया, इस कानून को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये कानून कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर का होना चाहिए। अगर प्रत्यायोजित विधान की शक्ति के आधार पर बना तो किसी ऐसे प्राधिकारी का होना चाहिए जिसे कानून बनाने की शक्ति संबंधित विधायिका ने दी है, और ये नियम जो कि विधि का प्रभाव रखता है उस सूरत का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कानून को पब्लिक पर्पस के लिए ही संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देश में कानून का शासन है। ये अयुक्ति संगत है, ये कानून के शासन की संकल्पना के विरुद्ध है कि आप एक ही प्रॉपर्टी लो और बिना किसी कारण के बी को दे दो। तो बी के लिए एक ही प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती, सारे देश के लिए प्रॉपर्टी ली जा सकती है एक ही, लेकिन बी को देने के लिए आप कैसे ले लोगे?
बी को देने के लिए कैसे ले लोगे? ये कौन सी बात हुई? तो इसलिए ये तय है कि 300A में जिस कानून की बात हुई वो संपत्ति के अधिग्रहण के किए जाने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन उसे पब्लिक पर्पस के लिए ही संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात, यह भी कानून के शासन के खिलाफ बात है कि जिसकी प्रॉपर्टी ली जा रही है उसे प्रतिकर के तौर पर कोई धनराशि न दी जाए। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिकर शब्द का प्रयोग कर रहा है, उनका प्रतिकर के तौर पर कोई राशि न दी जाए, यह कानून के शासन के खिलाफ है। इस कानून को कानून नहीं कहा जा सकता जो संपत्ति लेने के लिए बनाया गया। यदि संपत्ति के पूर्व स्वामी को प्रतिकर के तौर पर कोई धनराशि देने की व्यवस्था यह नहीं करता तो इसे कानून नहीं मान सकते। फिर तो ये डकैती डालने का माध्यम है, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इनहेरेंट यह है कि फिर तो ये डकैती डालने का माध्यम है, तो छीनने का माध्यम है, कानून कहा है। भले ही ये प्रतिकर की धनराशि इस कीमत के बराबर न हो, ये संपत्ति जो ली उसकी कीमत के बराबर न हो, लेकिन इसे एकदम ठीक है इल्यूजरी, यानी जिसे कहते हैं ना कंपनसेशन के नाम पर धोखा देने जैसी भी नहीं होना चाहिए। एकदम इल्यूजरी, इल्यूजन हमने कहा था, इल्यूजन यानी भ्रम, ठीक है, उससे इल्यूजरी शब्द आता है जो भ्रम पैदा करता है कंपनसेशन का। इनफैक्ट कोई कंपनसेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगभग वही बातें आ गई, लगभग वही बातें आ गई, ठीक है। उन्होंने कहा, और किसकी व्याख्या की? अनुच्छेद 300A में प्रयुक्त कानून शब्द की, कि ये कानून जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाया जाएगा ये कैसा होना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इस पर आता है बसंती बाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हाई कोर्ट का है, लेकिन बहुत जबरदस्त डिसीजन है। उसमें हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, उसमें था क्या, तथ्य ये थे कि एक आवास की व्यवस्था करने के लिए, जैसे आवास विकास ये सब जमीनें एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो आवास की व्यवस्था करने के लिए संपत्ति एक्वायर की गई। जो नगरीय क्षेत्र की संपत्ति थी वो भी, और जो ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति थी वो भी। अक्सर करके विधायिका ये करती है, क्योंकि विधायिका में जो बैठे होते हैं उन्हें चुनावों में जाना होता है। भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, लोग बुरा माने तो मान जाए, हमें कोई किसी से कुछ लेना थोड़ी है। बको, हमें गालियां ही तो दोगे कमेंटों में, और क्या करोगे, ठीक है, तो देते रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि गांव के लोगों को चोरी करना सिखाती हैं विधायिकाएं, ठीक है, और शहर वालों पर अननेसेसरी टैक्सेशन, क्योंकि जब वहां चोरी करवाओगे तो टैक्सेशन तो हम ही से लोगे, और कहां से, कोई घर से थोड़ी दे दोगे। उन्होंने कहा लोन लिया माफ, लोन लिया माफ, ये क्या कर रहे हो, ठीक है। बिजली का बिल उन्होंने दिया ही नहीं, माफ, ठीक है, तो कोई देता ही नहीं गांव में बिजली का बिल, देता ही नहीं, डेलिबरेटली नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई सरकार आएगी माफ कर देगी, डेलिबरेटली नहीं देते। और वो सारा खर्चा हमारे सिर पड़ता है, हमारे सिर मीनिंग देयर भाई पड़ेगा तो देश के नागरिकों का ही सिर, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे देता है। तो इसमें भी यही हुआ, नगरीय क्षेत्र की संपत्ति ली तो उसके लिए कंपनसेशन निर्धारित किया कि नगरीय क्षेत्र से जो लाभ हो रहा है, जो लाभ संपत्ति के स्वामी को, उसका 100 गुना हम देंगे, ठीक है। और अगर हमने ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति एक्वायर की तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में, ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में संपत्ति के अधिग्रहण किए जाने की दशा में कंपनसेशन के यानी प्रतिकर की गणना के सिद्धांत दिए हुए हैं। उन सिद्धांतों के मुताबिक हम प्रतिकर की गणना करेंगे प्लस 25% यानी 15% उस पर और मिलाकर उन्हें देंगे ये। और जब उन सिद्धांतों के मुताबिक प्रतिकर की गणना की जाती थी तो बहुत लाभ की स्थिति में संपत्ति का पूर्व स्वामी आ जाता था।
और अगर 100 गुना भी यहां संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ का दे दिया जाए तो भी वो स्थिति नहीं आती थी। कारण संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ, अरे किराए ही तो देखोगे, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हमारे मकान का किराया है, उसका 100 गुना कर दो, उतना ही तो हुआ, ये बहुत कम हुआ। और जबकि शहरी क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो कम कीमती नहीं होती, 1-1 करोड़ के मकान हो जाएंगे रोड पे, ठीक है, और 1 करोड़ की जमीन 45-50 बीघे आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तरीका अपनाया, जिसको चुनौती दी गई हाईकोर्ट में कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो बिल्कुल ही मनमानापन है, आपने 2 तरीके अपना लिए। तो कोर्ट ने जो कहना शुरू किया वो ये कहा कि पहली चीज, अब अनुच्छेद 300A में प्रयुक्त कानून शब्द की ही व्याख्या हो रही है, ठीक है, कि कानून जो कि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाया जाएगा अनुच्छेद 300A में, उस कानून की क्या विशेषता है, किसी भी अनुच्छेद का संदर्भ नहीं ले रहे। तो उच्च न्यायालय ने कहना शुरू किया कि ये एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग है, बिल्कुल वही बात कहनी शुरू कर दी, बिना ये कहे कि हम 42 की शक्ति का व्याख्या कर रहे हैं या 31, तो कुछ नहीं, कोई संदर्भ नहीं, लेकिन कहा वही कि एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग है और इसलिए इसे उन्हीं मर्यादाओं के अधीन होना होगा, ठीक है, जिन मर्यादाओं के अधीन एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग होता है, कंपनसेशन देना होगा। ये ठीक है कि कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन दैट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, ठीक है ना। और तीसरी बात, कंपनसेशन मनमाना भी नहीं हो सकता। ये मनमानापन आपने किया है कि एक सिद्धांत आपने अपनाया ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति को लेने के लिए और बिल्कुल अलग सिद्धांत आपने अपना लिया शहरी क्षेत्रों की संपत्ति को लेने के लिए, जबकि शहरी क्षेत्रों की संपत्तियां भी उतनी ही कीमती हो सकती हैं। यह बिल्कुल मनमानापन है और कानून मनमाना नहीं हो सकता, कानून मनमाना नहीं हो सकता। कानून, वो बात उन्होंने कही जो मेनका गांधी में कही जा रही है, उन्होंने कहा कि कानून मनमाना नहीं हो सकता, कानून की संकल्पना में है कि जस्ट फेयर और रीजनेबल उसे होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह तर्क पकड़ा जाए कि हिंदुस्तान में कानून के जस्ट फेयर और रीजनेबल होने की अपेक्षा अनुच्छेद 14 से आती है, और चूंकि 31A और 31B और 31C कुछ प्रकार के, 31B का ही मुख्यता उन्होंने जिक्र किया, हम 31A-C दोनों बोलना है कि चूंकि 31A, 31B, 31C ये मौजूद हैं और ये फंडामेंटल राइट्स को और विशेषकर अनुच्छेद 14 को अधिग्रहण संबंधी कानूनों पर लागू होने से, ठीक है, बचाते हैं, और इस आधार पर कानूनों को चुनौती हिंदुस्तान में नहीं दी जा सकती कि वे 14 का विरोध करते हैं। अगर कोई यह कहता है कि यह मनमानापन, नो डाउट है इसमें, लेकिन मनमानेपन के विरोध या मनमानेपन के अभाव या मनमानेपन के बिना कानून बनना चाहिए, यह अपेक्षा कम से कम हिंदुस्तान में अनुच्छेद 14 के आधार पर ही की जाती है और संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 14 लागू नहीं है। अगर कोई यह कहता है तो कोर्ट ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत होगी, इसलिए क्योंकि अगर अनुच्छेद 14 न भी हो हिंदुस्तान के संविधान में, तो भी कानून सिर्फ उसको कहा जा सकता है जो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, और जो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है वो कानून नहीं है और कुछ भी हो, ठीक है। और अनुच्छेद 300A चूंकि कानून के प्राधिकार से संपत्ति लेने की व्यवस्था करता है, इसलिए कानून जो संपत्ति के लिए जाने के लिए बनना चाहिए उसे आवश्यक रूप से जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अर्थात हाईकोर्ट यह कह रहा है कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल यह कानून का अंतर्निहित गुण है। अनुच्छेद 14 ने सिर्फ इस बात को अभिव्यक्ति दी है हिंदुस्तान के संविधान में। अनुच्छेद 14 जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस इसका स्रोत नहीं है, ठीक है, इसका स्रोत नहीं है, दैट इज नॉट द फाउंटेन ऑफ, ठीक है, दीज क्वालिटीज, ठीक है। ये सिर्फ अनुच्छेद 14 के माध्यम से आधिकारिक घोषणा ये हुई है कि कानून हिंदुस्तान में ऐसा होगा, न भी हो अनुच्छेद 14 तो भी ऐसा ही होगा, तो भी ऐसा ही होगा।
हम आधिकारिक रूप से कहते हैं कि आदमी वो है जिसमें आदमियत है, ठीक है। तो ये आधिकारिक घोषणा मात्र है, हम न भी कहें तो भी आदमी वैसा ही होगा जिसमें आदमियत है। मुर्गा मांग नहीं देगा तो भी सूरज उगेगा। ये अलग बात है कि मुर्गा आधिकारिक घोषणा करता है बांग देकर सूरज के उग जाने की, ये कहा है कोर्ट ने, और दैट वाज द फाइन जजमेंट, ठीक है ना। ये जबरदस्त जजमेंट था। और उनका कि चूंकि ये कानून युक्ति संगत नहीं, आपने ये जो किया है इससे दो मनमानेपन, आपने दो तरीके अपना लिए, ये बिल्कुल गलत है। आप कंपनसेशन बराबर न दें, लेकिन वो कंपनसेशन का भ्रम उत्पन्न करना हो, ऐसा भी ना हो, इल्यूजरी भी ना हो, ऐसा आपने। इसकी अपील हुई, इसकी अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल, ये मेनका गांधी में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो सरकार के पक्ष में जा रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट कितना, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जस्ट फेयर और रीजनेबल कानून होना चाहिए, ये मेनका गांधी जो कि अनुच्छेद 21 से संबंधित मामला था, उसकी व्याख्या करते हुए कहा गया, ठीक है। और अनुच्छेद 21 को जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, उसे संपत्ति के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संदर्भ बदल जाते हैं और संदर्भ के बदलने से बात के अर्थ बदलते हैं, ठीक है। इसलिए संपत्ति के संबंध में कानून जस्ट फेयर और रीजनेबल हो, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन वही होता है ना कि सही बात को गलत कहना, ये बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फजीयत भी तुम्हारी बहुत होगी, फिर तुम हो कितने ही बड़े। तो डर भी लगा, तो डर लगने में ये तो नहीं कहा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा कहा, ये सब कहा कि साहब मेनका गांधी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ये संपत्ति से संबंधित मामला है, इसलिए मेनका गांधी में स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में जो डिसाइड हुआ वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता, ये मिस एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन ये कहा कि और चलो मान लें कि जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए संपत्ति के संबंध में भी कानून को। तो वर्तमान जो कानून है, जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, ठीक है, बनाया गया है, ये उन आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है ना। ये जस्ट फेयर और रीजनेबल है, ठीक है ना। ये जस्ट फेयर और रीजनेबल है। अगर हम ये भी मान लें कि कानून को आवश्यक रूप से जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, और अनुच्छेद 14 जस्ट फेयर और रीजनेबल का स्रोत नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 14 भले ही संपत्ति के अधिकारों के संबंध में लागू न हो, तो भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जो कानून बनाया जाएगा उसे जस्ट फेयर और रीजनेबल होना ही होगा। अगर हम ये भी मान लें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, तो वर्तमान कानून जो बना है ये जस्ट फेयर और रीजनेबल है। और हाई कोर्ट ने यही कहा था कि अगर हम ये मान लें कि ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी 39B और C में जो बनाए गए हैं, ठीक है, बताए गए, उनके प्रमोशन के लिए कोई कानून बनेगा तो वो किसी फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी उसे। हम ये मान लें कि ये भी लिखा है, तो भी कानून में युक्ति संगतता, निष्पक्षता और न्याय संगत उसे होना चाहिए, उसका आवश्यक गुण है। ये किसी 39B, C या 31A, B, C या इस अनुच्छेद 14 इसका मोहताज नहीं है कानून, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम मान भी लें कि ऐसा है, क्योंकि पहली चीज तो लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेनका गांधी से संबंधित बात है, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित बात है, वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित बात है, लेकिन चलो हम मान भी लें ऐसा ही है। यानी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं होना चाहिए संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानून को, ये क्लियरली नहीं कहा। लेकिन ये कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि होना चाहिए, तो ये कानून जस्ट फेयर और रीजनेबल है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ये मान लिया कि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जो कानून होना चाहिए वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। और जस्ट फेयर और रीजनेबल उस कानून को कह ही नहीं सकते जो आपकी संपत्ति को यूं ही छीन लेगा,
ठीक है, यानी एमिनेंट डोमेन की शक्ति का प्रयोग करने का जो सिद्धांत है कि पब्लिक पर्पस पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन कितना होगा इस पर बात आ गई कि वो इल्यूजरी नहीं होगा। ठीक है, इतना आ गया, जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी हो या न हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वो इल्यूजरी नहीं होगा। और अगर सरकार चाहे तो जस्ट इक्विवेलेंट टू दे दे भाई, हमने तो मिनिमम शर्त रखी कि इल्यूजरी नहीं होगा। तो अब जो सोशल वेलफेयर स्टेट है और अब जो दबाव है, क्योंकि वो जमाने तो चले गए ना कि जब ये माना जाता था कि नहीं साहब नेहरू जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, अब तो वो जमाने गए, अब वो जमाने नहीं रहे। ठीक है, अब तो मोबाइल का जमाना है, अब तो सब कुछ मिनट्स में विश्लेषण मोबाइल पर होता है। इसलिए अब ये स्थिति, ठीक है, भले ही ये कहा गया है 31 समाप्त, लेकिन जो दिखाई दे रहा है भाई, ये बसंती बाई है तो 1995 का, 1995, और उसकी अपील हमारे ख्याल से 2003-4 में डिसाइड हो गई हुई, उसे भी 20 साल हो गए, और 20 साल पूर्व ये स्थिति थी। तो आज की स्थिति तो ऐसी है कि इल्यूजरी नहीं होगा ये लिखा है, लेकिन इतना कंपनसेशन अब देने लगे हैं, अब तो बहुत देते हैं, अब तो इतना देते हैं कि लोग चाहते हैं हमारी संपत्ति अधिग्रहित हो जाए। ठीक है ना, अब तो एक्वायर चाहते हैं मेरी हो जाए। तो 300A में जो कानून की व्याख्या की है, वो कानून की व्याख्या इस प्रकार से हो गई है, और जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई हैं कि अब संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, कानून के मुताबिक होगा, ये तो ठीक है, कानून के प्राधिकार से होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन लगभग वही स्थिति आ गई मानो 31(2) नहीं हटा, यानी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और पब्लिक पर्पस इसी के लिए होगा, कानून से होगा। तो और यह भी कहा था बसंती बाई में कोर्ट ने कि अगर संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण न होता तो फंडामेंटल राइट से हटा देते, शामिल ही न करते 300A में। 300A में शामिल किया और कहा, और संविधान में ही शामिल किया और कहा कि कानून के प्राधिकार के बिना नहीं लेंगे। इसका मतलब यह संपत्ति का अधिकार बहुत महत्व का अधिकार है, इसके महत्व को डिनाई नहीं किया जा सकता। यह प्रगति का स्रोत है देश की। अगर संपत्ति का अधिकार नहीं होगा व्यक्ति को, क्यों वो कुछ करे? ठीक है, दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, बड़े, ठीक है, संकोच के साथ कहना पड़ता है, मां बाप भी अक्सर बच्चों का पालन इसलिए करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहयोग करेंगे। सारे नहीं करते, लेकिन अधिकांश। आप संपत्ति का अधिकार छीन कर देश की प्रगति के लिए जो, ठीक है, प्रेरणा स्रोत है उसी को खत्म कर दोगे, ये कैसे हो जाएगा? इसलिए संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान दशा है, समाप्त हो जाने के बाद भी फंडामेंटल राइट के तौर पर वो खत्म हुआ। तो फंडामेंटल राइट के तौर पर खत्म होने से कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि आप ये कह दें कि संपत्ति का अधिकार हिंदुस्तान में खत्म। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ प्रेजेंट सिनेरियो तक। कल हम लोग अनुच्छेद 32 पर बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखें